वडेरे की रखेल एपिसोड नंबर 5। उसी पार्टी ने मुझे बैंक में खाता खुलवा कर दिया है, वरना तो तुम्हें पता ही है कि बैंक में खाता खुलवाना इतना आसान काम नहीं। अकाउंट खोलने के लिए एक नाम नहाद कंपनी का बिजनेस शो किया गया है और उसके लिए बाकायदा कार्ड भी छपवाए हैं। अगले दिन हम लोग घर से निकले और सीधा डॉक्टर के पास पहुंच गए। डॉक्टर को 4 लाख अदा करने के बाद नादर ने पूछा, हाँ डॉक्टर साहब, हम लोग कब आएं? डॉक्टर ने जवाब दिया, दोस्त तुम लोग आज शाम को ही आ जाओ और याद रखना कि शर्त के मुताबिक कमाल के इलाज के दौरान कोई भी मुलाकाती यहाँ नहीं आ सकता। हाँ, अगर तुम्हें कोई ज़रूरी बात करनी हो तो ये मेरा नंबर रख लो, इस पर कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगा, लेकिन कॉल भी अहम ज़रूरत के तहत करना। ये कहकर डॉक्टर ने एक कार्ड निकालकर नादर की तरफ बढ़ाया, जिसे नादर ने पकड़कर देखते हुए जेब में रख लिया। उसी शाम नादर मुझे डॉक्टर की कोठी पर छोड़ के अपना ख्याल रखने का कहकर चला गया। डॉक्टर मुझे लेकर सीधा अपने ऑपरेशन रूम में चला आया और लॉन्ग चेयर पर लेटाकर 2 घंटे तक मेरे चेहरे की मुख्तलिफ ड्राइंग्स बनाता रहा। खामोशी से तंग आकर मैं डॉक्टर से बातें करनी शुरू कर दी। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताएं कि आप मेरे चेहरे का इलाज कैसे करेंगे? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, यार परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारी मालूमात के लिए बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करूँगा, इसलिए मैंने बाहर के मुल्क से सारा साजो सामान मंगवा कर रखा हुआ है। 2 हफ्ते में तुम्हारा चेहरा ऐसे हो जाएगा कि तुम खुद भी कोई जले का निशान या दाग वगैरह ढूंढ नहीं पाओगे। ऑपरेशन के दौरान ज्यादातर मैं तुम्हें नींद की दवाई देकर रखूंगा। किस्सा मुख्तसर, उस रात डॉक्टर ने मेरे चेहरे की मुख्तलिफ इकसाम की ड्राइंग्स बनाई और फारिग होने के बाद मुझे कोठी के ही एक आरामदेह कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगले दिन से बाकायदा मेरे चेहरे की मरम्मत शुरू हो गई। इन 2 हफ्तों में डॉक्टर ने मुझे ज्यादातर नींद की हालत में ही रखा। मेरे खाने पीने का इंतजाम डॉक्टर ही करता था। जब खाने की जरूरत महसूस होती मैं बता देता तो थोड़ी देर बाद ही एक मुलाजमा आकर खाना दे जाती। वक्त गुजारी के लिए मुख्तलिफ इकसाम के अखबारात, नावल्स मौजूद थे। उसके अलावा चंद अदद फिल्मों के केस्टें और VCR भी मौजूद था। मैं जब नींद से उकता जाता तो फारिग वक्त में यहाँ तो अखबारात पढ़ता रहता, यहाँ फिर फिल्में देखते हुए सिगरेट फूंकता रहता। यहीं से मुझे सिगरेट की बाकायदा लत लग गई। मेरा चेहरा हर वक्त पट्टियों में ढका रहता, सिर्फ आंखें, नाक के सुराख और खाने के लिए मुंह खुला था, बाकी पूरे चेहरे पर पट्टियां लिपटी रहती थी। इन 2 हफ्तों में सिर्फ एक दफा 7 दिन बाद नादर का फोन आया। मेरी खैर खैरियत मालूम करके उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। आज मेरी डॉक्टर के पास आखिरी रात थी कि सुबह मेरे चेहरे से पट्टियां उतर जानी थी। मुझे बेचैनी से सुबह का इंतजार था। वक्त काटे नहीं कटता था, इसलिए सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहा। रात 12 बजे मेरे सिगरेट खत्म हो गए तो मैं बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मेरे सरहाने एक इंटरकॉम लगा हुआ था, जिसके जरिए मैं जरूरत के तहत डॉक्टर से राब्ता कर लेता था। मैंने इंटरकॉम पर काफी दफा कॉल करने की कोशिश की, पर शायद किसी फनी खराबी की वजह से इंटरकॉम नहीं चल रहा था। मैं बेड से उठा, चप्पल पहने और डॉक्टर को ढूंढते हुए अपने कमरे से बाहर चल पड़ा। कमरे से निकलते ही सामने कॉरिडोर से गुजरकर जब मैं दूसरे किनारे पर पहुंचा तो मुझे डॉक्टर की बीवी शबनम मिल गई। सलाम दुआ के बाद हम थोड़ी देर आपस में बातें करते रहे। वो खोए खोए अंदाज में मुझे देखती रही। वो मेरी आंखों में तकते हुए बोली, तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? उसका इशारा मेरे जले हुए चेहरे की तरफ था। मैंने कुछ लम्हे सोचा, फिर न जाने क्यों उसे निहायत इख्तिसार के साथ सारी कहानी खुद पर बीते सारे हालात बताता चला गया। सिर्फ हीरों का किस्सा गोल कर गया। पैसों के बारे में मैं उसे बताया कि हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, काफी जमीन थी जो अब सारी की सारी बिला गैरे शिरकत मेरी है। मेरी बात सुनकर वो सरशार लहजे में बोली, मिस्टर कमाल पाशा, तुम चाहो तो फर्ज कर सकते हो कि तुम्हारे हाथ पारस पत्थर लग गया है। कुछ इस्तिफादा करना चाहो तो कर सकते हो, कोई काम कहीं अटका हुआ हो तो बता सकते हो, कोई मसला दरपेश हो तो सिर्फ इशारा कर दो। फिर वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैं तो ना 3 में हूँ ना 13 में, लेकिन मेरा जो ये नाम नहाद आशिक शौहर कर्नल है ना, बाहर दुनिया के लिए बहुत बड़ी तोप किस्म की शय है, लेकिन बेडरूम में मेरा हाथ बंधा गुलाम है। इसलिए अगर कोई मसला दरपेश है और तुम समझते हो कि इसमें हमारी ज़रूरत पेश आ सकती है तो वाज़े बता दो, तुम्हारा काम बआसानी हो जाएगा। हाँ, एक काम है,
जिसको करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैंने एक लम्हा तौक़ुफ़ के साथ थोड़ा मक्खन लगाने की कोशिश करते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा। वो चुपचाप मेरी आंखों में देखती रही, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बात ख़त्म की वो तालियां बजाने के अंदाज में बोली, तकरीर अच्छी कर लेते हो, पर मेरी जान मैं उस वक्त से बहुत आगे आ चुकी हूँ जब लड़कियां इस किस्म की बातों पर मर मिटती थीं। तुम क्या जानो मैं कितना बड़ा सहरा पार करके यहाँ तक पहुंची हूँ। फिर वो उठते हुए बोली, बहरहाल मेरी ऑफर अपनी जगह बरकरार है। जब भी कोई ज़रूरत पेश आए मुझे कॉल कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर वही है जिस पर तुम लोग डॉक्टर से रब्ता करते हो। ओके, अब अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ। सुबह का दिन तुम्हारे लिए नई खुशियों की उम्मीद लेकर आ रहा है। उसका इशारा फिर मेरे चेहरे की तरफ था। गुड नाइट कहकर कमरे से निकलती चली गई। शबनम के जाने के बाद मैं वॉशरूम गया। फ्रेश होने के बाद वापस बेड पर आकर लेट गया। अगले दिन मेरी पट्टियां खुलनी थी। नादर सुबह 9 बजे ही आदम का नाश्ता करने के बाद सुबह 10 बजे डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन रूम में मुझे अपने सामने बिठाया और मेरे चेहरे की पट्टियां खोलना शुरू कर दी। पट्टियों से आज़ाद करने के बाद डॉक्टर ने कोई 2-3 इकसाम के लोशन मिक्स करके उनसे मेरे चेहरे पर मसाज करना शुरू कर दिया। मुझे बहुत जल्दी थी कि देखूं तो सही डॉक्टर की कारगुजारियों का क्या नतीजा निकला है, पर मैं सब्र और तहम्मुल से आंखें बंद किए बैठा रहा। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने मेरे चेहरे को कपड़े से अच्छी तरह साफ किया और मुझे उठाकर चिल्लाते हुए बाहर कॉमन रूम में लाकर सोफे पर बिठा दिया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद नादर खनकारते हुए बोला, मेरे भाई अब आंखें खोल लो। मैंने आंखें खोली तो नादर को अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठे देखा। नादर के साथ वाले डबल सोफे पर डॉक्टर और उसकी पटाखा बीवी शबनम बैठे हुए थे। मैंने डॉक्टर की आंखों में एक फख्र और खुशी का एहसास देखा। शबनम मबहूत मेरे चेहरे को देख रही थी, जबकि नादर की आंखों में एक अजीब एहसास था। उस एहसास को मैं कोई भी नाम नहीं दे पाया। मैंने नादर को देखते हुए पूछा, नादर क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो नादर बोला, मेरी जान मैं जो तुझ में देख रहा हूँ वो तुझे शीशा देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन शीशा तुम घर जाकर ही देखोगे। मैंने अचंभे से पूछा, क्यों, यहाँ आईना देखने में क्या कबाहत है? तो नादर बोला, मेरे वीर इतनी सी बात मान ले, समझ ले इसमें मेरी खुशी है। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा कि यार नादर कैसी बात करता है भाई, तेरी वजह से तो मैं हूं। तू बोले तो सारी जिंदगी आईना मत देखूं। हमारी बातें सुनकर शबनम उठ खड़ी हुई और बोली, वेल मिस्टर कमाल, मुबारक हो आपको, आपका चेहरा सही सलामत वापस मिल गया है। फिर वो चौंकते हुए बोली। इसी वक्त डॉक्टर ने पास पड़ी मेज से एक छोटी सी बोतल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोला कि ये मेरा तैयार करदा लोशन है। 3 दिन तक इसका मसाज चेहरे पर करना होगा ताकि चेहरे की मुलायमियत कायम रह सके, वरना जल्द खराब हो जाने का खदशा है। कुछ देर बाद हम लोग टैक्सी में बैठे नायाब खान के घर वापस जा रहे थे। नायाब के घर को ताला लगा हुआ था। नादर ने चाबी से ताला खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। कुर्सियों पर बैठने के बाद हम दोनों खामोशी से बैठे एक दूसरे की शक्ल तकते रहे। फिर नादर ही उस खामोशी को तोड़ते हुए बोला, कमाल मेरे दोस्त, मैंने एक काम तुमसे पूछे बिना कर डाला है। मैं खामोश रहा तो वो बोला, लेकिन ये काम मैं क्यों किया है वो पहले सुन लो, उसके बाद जो दिल चाहे बोलना, मैं चुपचाप मान जाऊंगा। मैं फिर खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। नादर ने 2 सिगरेट सुलगाए। एक सिगरेट मुझे देने के बाद दूसरा वो अपने होंठों में दबाते हुए बोला, यार कमाले, एक दिन जब मैं घर गया तो मैंने शमसा को अजीब हालत में देखा। मैंने चौंक कर उसकी आंखों में देखा तो वो आंखें चुराते हुए उठकर खड़ा हो गया और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोला, मैं घर गया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। पहले भी अक्सर यही होता था, क्योंकि हमसाये वाली मासी सारा दिन शमसा के पास बैठी रहती थी तो आना जाना लगा रहता है, इसलिए मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया और अपनी ही धुन में चलता हुआ अंदरूनी कमरों की तरफ चल दिया। इतना कहकर नादर चुप हो गया, जबकि मैं सोच रहा था कि आज पहली बार नादर खिलाफे तवक्को इतना संजीदा है कि वो अपनी आदत के बरखिलाफ पंजाबी छोड़कर उर्दू में बात कर रहा है। पर मैं मुंह से कुछ नहीं बोला और ध्यान से नादर की बात सुनने लगा। वो अपनी ही धुन में बोले जा रहा था, कमाले, जमील भाई के जाने के बाद शमसा अकेली ही अपने कमरे में सोती थी या कभी कभार मासी उसके साथ सो जाती थी। तुम्हें तो पता ही है कि मैं ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ,
और कैसे हम दोनों ने मिलकर आज तक जमील को जिंदा रखा हुआ। खैर, मैं बता रहा था कि उस दिन जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा तो मुझे शमसा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाजे की दरार से देखा कि शमसा दोनों हाथों से मुंह छुपाकर रोते हुए जमील भाई को आवाज़ें दे रही है। जमील मेरी जिंदगी, मुझे यहाँ अकेला तड़पने के लिए छोड़कर कहाँ चले गए? ये पहाड़ जैसे जिंदगी कैसे कटेगी? कमाले मुझ में और सुनने, देखने या सहने की हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप वहाँ से निकला और काफ़ी देर बाद घर वापस आया। अगले महीनों में भी कई दफ़ा मैंने शमसा को इसी आग में जलते हुए देखा, पर मैं सिवाय अपना दिल जलाने के और क्या कर सकता था। फिर उस दिन मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारे चेहरे की हालत देखी तो मैंने अपने दिल में अंदर ही अंदर एक फैसला कर लिया। तुम्हें याद होगा, मैंने गांव से आते वक्त घर से जमील की चंद तस्वीर उठाई थी। वो तस्वीर मैंने डॉक्टर को दे दी। इतना कहकर नादर चुप कर गया, लेकिन मैं कुछ ना समझने के अंदाज में पूछ बैठा, यार नादर, उन तस्वीरों से मेरा क्या ताल्लुक? नादर आगे गया और दीवार पर टंगा हुआ शीशा लाकर मेरे सामने कुर्सी पर रखा और चुपचाप मुंह फेर कर खड़ा हो गया। मैंने शीशा उठाया और उसमें अपना मुंह देखा तो देखता ही रह गया। हकलाहट के मारे मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकल पाया, नादर, ये जमील, मेरा चेहरा। उसी वक्त नादर झुकते हुए मेरे कदमों में बैठ गया और हाथ जोड़कर मेरे सामने गिरते हुए बोला, मेरे यार, मेरी इस खुदगर्जी को माफ़ कर देना। मुझसे शमसा की हालत देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने तुम्हें जमील का रूप और शक्लो सूरत दे दी है ताकि तुम जमील बनकर शमसा को संभालो, उसे सहारा दो, शमसा के हिस्से की खुशियां उसे दे दो मेरे भाई। मैं सख्ते की कैफियत में बैठा उसकी बातें सुन रहा था, पर नादर, मैं कैसे जमील, शमसा, उफ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये कहकर मैंने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। नादर ने मुझे इस हालत में देखा तो कह उठा, नहीं मेरे वीर, परेशान मत हो, चंगी तरह सोच ले, पर याद रखना, इसके अलावा मेरे पास एक ही हल है कि मैं शमसा को गोली मारकर खुदकुशी कर लूं। मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकता। नादर कमरे से बाहर निकल गया। मैं काफ़ी देर सर पकड़े बैठा रहा। फिर मैंने आईने में अपनी शक्ल देखी तो अचानक एक अनोखी बात मेरे जहन में आई कि अब मेरा चेहरा मेरा नहीं था, जमील का था। और सबको यही पता है कि जमील सऊदी में बीमार है। सिर्फ मेरे घर वालों को पता था और वो दुनिया में नहीं रहे। तो मतलब अब इस राज को जानने वाले मैं और नादर थे। मैं उस शक्ल के साथ वापस अपने गांव जा सकता था और वहां सियालों के सामने रहकर उनके सीनों पर मोंग डाल सकता था। वैसे भी मेरा अपना चेहरा तो बुरी तरह से जल गया था और अब नादर की मेहरबानी से मुझे जमील की वजाहत मिली थी। चाहे उसमें नादर की खुदगर्जी छुपी हुई थी, पर नादर का खलूस और उस खुदगर्जी के पीछे एक मासूम लड़की की मदद, ये सब बातें मेरे दिल में घर कर गईं। मैं वहां से उठा और चलते हुए बाहर निकल आया। नादर बाहर सहन में बैठा हुआ सिगरेट फूंक रहा था। मुझे देखकर नादर भी उठ खड़ा हुआ। मैंने भागकर नादर को गले लगा लिया और शौकी भरे लहजे में बोला, नादर, तू बड़ा हरामी है, इतना कुछ कर लिया पर मुझे खबर भी ना होने दी। नादर ने एकदम मुझे खुद से अलहदा किया और झंझोड़ते हुए बोला, मतलब तुझे इस सारे प्रोग्राम पर कोई इतराज नहीं? तो मैंने गर्दन झुकाते हुए कहा, यारा, आज मैं जो भी हूँ तेरी वजह से हूँ। मैं तेरे खलूस को कैसे भूल सकता हूँ? मेरे यार, तू जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, मैं हर तरह तेरे साथ हूँ। नादर ने मेरी बात सुनकर मुझे सीने से लगा लिया और कहने लगा, वाह जी वाह, खुश कर दिया मेरे यार। बस अब फटाफट मैं शमसा को यहाँ लाने का बंदोबस्त करता हूँ और तुम अपनी ट्रेनिंग खुद शुरू कर लो कि उसके साथ क्या बात करोगे, कैसे उसको संभालोगे। बाकी जमील वाले खत तो तुम खुद अपने हाथ से लिखते रहे हो, इसलिए मुझे यकीन है कि सारे हालात जानते हुए तुम उसको अच्छी तरह संभाल लोगे। मैंने उसे पकड़कर चारपाई पर अपने साथ बिठाते हुए कहा, यार नादर, शमसा को यहाँ लाने की क्या जरूरत है? हम लोग गांव भी तो जा सकते हैं ना। अब मैं नहीं हूँ, अब मैं जमील हूँ। नादर चंद लम्हे तो मेरी बात समझ नहीं पाया, फिर जैसे ही मेरी बात उसको समझ में आई वो एकदम जोश में मेरे कंधे पर हाथ मारकर बोला, इत्थे रख,
यार ये बात तो मेरे ज़हन में भी नहीं आई। फिर वो संजीदा लहजे में बोला, कमाले यार, गांव जाने से पहले कुछ अहम काम करने बाकी हैं। सियालों की तरफ से हम पर बहुत भारी कर्ज है जो कि हमें बहुत अच्छे अंदाज में चुकाना है। सियालों के साथ जो कुछ करना है उसके लिए अभी हमें बहुत ताकत दरकार है, जिस्मानी ताकत नहीं, कुछ और ही तरह की ताकत, ऐसी ताकत जिसके जरिए हम इन कुत्तों के बच्चों के सामने चट्टान की तरह जम के खड़े हो सकें। बोलते बोलते नादर के जबड़ों की रगें तन गईं और मैं खुशी से सरशार सोचने लगा कि पता नहीं ये मेरी किस नेकी का सिला है जो कुदरत ने मुझे नादर जैसा जानिसार दोस्त अता किया। फिर नादर बोला, मैं इतने दिन खाली नहीं बैठा, कुछ भाग दौड़ की है जिससे काफ़ी काम की मालूमात हासिल हुई हैं। फिर वो चंद लम्हे कुछ सोच कर बोला, बल्कि तू ऐसा कर, अभी मेरे साथ चल, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं उसके साथ वहाँ से निकला। नादर ने एक टैक्सी को रोक कर कोई एड्रेस बताया। फिर हम लोग टैक्सी में बैठकर वहाँ से चल पड़े। 20 मिनट बाद हम लोग एक दरमियाने दर्जे की कोठी के सामने टैक्सी से उतर रहे थे। टैक्सी वाले को किराया देकर फारिग करने के बाद हम लोग सीधा अंदर चले गए। अंदरूनी कमरों में दाखिल होने से पहले ही एक दफ्तरनुमा कमरा था। नादर मुझे लिए हुए सीधा उस कमरे में घुसता चला गया। अंदर एक बड़ी सी मेज के पीछे कुर्सी पर एक मारवाड़ी सिंधी बैठा हुआ था। अलैक सलैक के बाद हम लोग उसके सामने बैठ गए। नादर को देखकर सिंधी की बाछें खुल गईं और वो मुस्कुराते हुए बोला, आओ जी नादर साहब, कैसे मिजाज हैं, आज हमारी याद कैसे आ गई। नादर ने जवाब दिया, सेठ तुम्हारे पास एक काम से आए हैं, हमें कुछ असला चाहिए जो कि फॉरेन मेड हो। वो सिंधी हमें लेकर अंदरूनी हिस्से में मौजूद एक तय खाने में पहुंच गया। वहां हमने उससे कुछ असलहा खरीद किया और दोबारा घर वापस आ गए। अब हमें नायाब खान को अपनी घर वापसी के बारे में बताना था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।